एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल मैथ एक्सपर्ट बाय संतोष मैम। आज हम स्टार्ट करेंगे ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक का ही नेक्स्ट पार्ट, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। इससे पहले की वीडियो में हम असाइनमेंट प्रॉब्लम कर चुके हैं। असाइनमेंट प्रॉब्लम के बाद ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक का नेक्स्ट टॉपिक है ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। अब ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, परिवहन समस्याएं, इट मीन्स आई नेम से हम बता सकते हैं कि ये किस टाइप की प्रॉब्लम होगी। इसे समझने के लिए मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल लेती हूँ। जैसे कोई भी एक शॉपकीपर है, वो अपने शॉप्स पे काफ़ी सामान रखता है। जैसे चिप्स के पैकेट रख लिए, टॉफ़ीज रख ली, तो शॉपकीपर अपनी शॉप पे सामान रखता है। लेकिन शॉपकीपर अपनी शॉप पे सामान जो रखेगा, उसके लिए वो कहीं ना कहीं बाहर से अपना सामान लेकर आता है। जैसे मैं आपको चिप्स के पैकेट का एग्जांपल लेती हूँ। अब अगर शॉपकीपर को चिप्स के पैकेट लेकर आने हैं, तो वो कहीं ना कहीं से अपना सामान कंप्लीट करता है। मान लिया शॉपकीपर को 50 पैकेट चाहिए, चिप्स के 50 पैकेट चाहिए, तो शॉपकीपर क्या करता है कि उनकी एक फिक्स शॉप होती है, होलसेल की शॉप होती है। शॉपकीपर वहाँ पे जाता है अपनी डिमांड कंप्लीट करने के लिए। तो अगर शॉपकीपर की जो फिक्स शॉप है, होलसेल की शॉप है, वहाँ पे जाएगा वो, उसे शॉपकीपर को चाहिए 50 पैकेट। लेकिन जिस होलसेलर के पास वो जाता है शॉपकीपर, उसके पास 50 पैकेट नहीं है, उसके पास 20 पैकेट है। तो शॉपकीपर क्या करता है, 20 पैकेट वहां से परचेज कर लेता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या करेगा, शॉपकीपर की डिमांड तो अभी कंप्लीट नहीं हुई, लेकिन होलसेलर की जो सप्लाई थी वो 20 पैकेट तक ही थी। तो शॉपकीपर ने 20 पैकेट वहां से ले लिए, लेकिन अभी शॉपकीपर की डिमांड कंप्लीट नहीं हुई। तो वो नेक्स्ट किसी और होलसेलर के पास जाएगा। इसके बाद जाएगा जहाँ पर उसकी शॉपकीपर को तो प्रॉफिट हो और उसकी कॉस्ट कम से कम हो, तो वो नेक्स्ट होलसेलर के पास जाता है, वहाँ से वो पैकेट कलेक्ट करता है। लेकिन वहाँ पर भी मान लिया सप्लाई कितने की, 10 की सप्लाई हो रही है पैकेट की, तो वहाँ से वो 10 पैकेट कलेक्ट कर लेगा। इस तरह से जब तक कि शॉपकीपर की डिमांड कंप्लीट नहीं हो जाती, 50 पैकेट की डिमांड थी, तो 50 पैकेट की डिमांड अगर उसकी कंप्लीट नहीं हो जाती, तब तक शॉपकीपर अपनी डिमांड के लिए अलग अलग होलसेलर के पास जाएगा। ये इस टाइप की प्रॉब्लम ही ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम कहलाती है। अब मैंने आपको जो भी बताया उन सब में हमें गिवन क्या था, हमें डिमांड गिवन होगी, सप्लाई गिवन होगी। यानी कहीं ना कहीं किसी भी, चाहे जैसे मैंने शॉपकीपर लिया, हो सकता है कोई कंपनी हो सकता है कोई कॉलेज में वैकेंसी हो, कॉलेज में वैकेंसी निकाली कि हमें मैथमेटिक्स के लिए लेक्चरर चाहिए, फिजिक्स के लिए चाहिए, केमिस्ट्री के लिए चाहिए। तो इस तरह से हर किसी ना किसी की कोई ना कोई डिमांड होती है, चाहे वो कॉलेज ले चाहे शॉपकीपर ले। तो हमें जो गिवन होगा क्वेश्चन में, वो गिवन क्या होगा, डिमांड गिवन होगी, ठीक है, सप्लाई गिवन होगी। अब सप्लाई, मैंने कॉलेज में वैकेंसी की बात की कि कॉलेज में मैथ के लेक्चरर चाहिए, कॉलेज में मैथ का लेक्चरर चाहिए, तो डिमांड उनकी एक की है। लेकिन जब वैकेंसी निकल जाती है, तो वैकेंसी पर वहाँ पर 4 पर्सन आते हैं इंटरव्यू देने के लिए। जरूरत नहीं कि डिमांड एक की है तो एक ही पर्सन इंटरव्यू देने के लिए आएगा, एक ही लेक्चरर इंटरव्यू देने के लिए आएगा, एक से ज़्यादा आएंगे। तो इसी तरह से डिमांड और सप्लाई हमें गिवन होगी, उन्हें हमें कंप्लीट करना होगा बाय ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। ओके, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में हम कुछ मेथड करेंगे। फर्स्ट मेथड नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल, सेकेंड मेथड होगा लोएस्ट कॉस्ट एंट्री मेथड, या इसे मैट्रिक्स मिनिमा मेथड भी कहते हैं, और थर्ड मेथड होगा वोकर्स अप्रोक्सीमेशन मेथड। इन तीनों मेथड के द्वारा हम ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। और ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम को समझने के लिए हम डायरेक्ट एक क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन के थ्रू मैं आपको बताऊंगी कि तीनों मेथड से किस तरह से हम ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। और तीनों मेथड से किसी भी एक क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो सेम नहीं आएगा। अगर हम फर्स्ट मेथड अप्लाई करेंगे तो आंसर अलग होगा, सेकेंड मेथड अप्लाई करेंगे तो आंसर अलग होगा, इसी तरह से थर्ड मेथड के लिए भी आंसर अलग होगा। तो स्टार्ट करते हैं नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल से। तो आज का क्वेश्चन हमारे पास क्या है, सॉल्व द फॉलोइंग ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। हमें एक ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम गिवन है। आज हम स्टार्ट करेंगे नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल। फर्स्ट मेथड स्टार्ट करेंगे नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल। अब ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम हमें गिवन है फ्रॉम टू D1 D2 इस तरह से। अब यहाँ देखो, इसका मीन्स क्या है, मैंने आपको क्या बताया था, हमें डिमांड गिवन होगी, सप्लाई गिवन होगी। अब यहाँ पर ये मैट्रिक्स जो बनाई हुई है, ये किस तरह से है, इसे भी मैं आपको समझा दूँ। ये O1 O2 O3 O4, ये क्या अलग अलग कंपनी है।
जैसे मैंने आपको होलसेलर की बात बताई थी ना अभी, तो ये यहाँ पर होलसेलर है, ठीक है। जब मैंने शॉपकीपर वर्ड बताया था, शॉपकीपर की क्या होती है, डिमांड होती है। वो किसी होलसेलर के पास जाता है, होलसेलर के पास कितनी सप्लाई है वो डिमांड अपनी कंप्लीट करता है। तो D1, D2, D3 ये डिमांड है, यानी D1 कोई भी एक शॉपकीपर है, उसकी डिमांड कितने की है, यहाँ देखो ये लिखा हुआ 7 की। D2 की डिमांड कितनी है, 9 की। अब D2 कोई भी दूसरा शॉपकीपर होगा, उसकी डिमांड कितनी है, 9 की। D3 की डिमांड कितनी है, 18 की। O1, O2, O3, O4 जरूरी नहीं है कि यहाँ पर आप होलसेलर या शॉपकीपर, मैंने आपको एक सिंपल सा एग्जांपल बताया, O1, O2, O3, O4। तो O1 की सप्लाई कितनी है, 5 की। यानी अगर कोई शॉपकीपर O1 के पास जाता है, कोई भी अपना सामान लेने, तो वहाँ पर O1 की सप्लाई कितनी है, 5 की। O2 के पास सप्लाई कितने की है, 8 की। O3 7 एंड O4 14 की सप्लाई है। यहाँ पर लिखा हुआ है 34। इस 34 का मीन्स क्या है, ये भी मैं आपको बता दूं, और ये सबसे इम्पोर्टेंट है। जब भी हम ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, तो उसमें हमें चेक करना होगा डिमांड और सप्लाई का जो सम है वो इक्वल होना चाहिए। डिमांड का सम 7, 9, 18 तीनों को ऐड करेंगे 34। सप्लाई का सम 5, 8, 7, 14 सबको सम किया 34। ये इक्वल होना चाहिए, तभी हम ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम के मेथड को स्टार्ट करेंगे। अगर ये सम सप्लाई और डिमांड का सम इक्वल नहीं है, इट मीन्स गिवन प्रॉब्लम जो ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है वो अनबैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है। सबसे पहले हम उसे बैलेंस करेंगे, वो हम स्टेप आगे करेंगे। फिलहाल ये सम इक्वल होना चाहिए। अगर ये इक्वल नहीं है तो इस टाइप की प्रॉब्लम को अनबैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम कहते हैं। ओके, हमारे पास यहाँ पर बैलेंस है। अब बचा 2, 7, 4, 3, 3, 1, 5, 4, 7, 1, 6, 2 ये सब क्या होगी, ये कॉस्ट होगी। अब कोई भी शॉपकीपर किसी होलसेलर के पास जाता है तो वो उसके पास जाएगा जहां पर उसे कम कॉस्ट में अच्छा सामान मिल सके। तो ये क्या है हमारे पास 2, 7, 4 ये सारी की सारी कॉस्ट है। इसे हम रुपीज में मान सकते हैं, ठीक है, कॉस्ट है रुपीज में मान सकते हैं। तो मान लिया कि D1 अगर O1 सप्लायर के पास जाता है तो उसकी कॉस्ट कितनी आ रही है, 2 की, 2 रुपीज मान लिया। ये 7 रुपये, ये 4 रुपये। ओके, समझ में आया, क्लियर। स्टार्ट करें नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट मेथड नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल से। अब नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल, अब इसमें देखो नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल के अकॉर्डिंग, अब ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है, ये डिमांड और सप्लाई है। तो हमारे पास मैट्रिक्स में जो नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर एलिमेंट है वो कौन सा होगा, ये वाला होगा। यानी अगर नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल आ जाए तो हमें इस मैट्रिक्स की, ये मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स के फर्स्ट एलिमेंट से हमें स्टार्ट करना है। ओके, मैट्रिक्स का फर्स्ट एलिमेंट क्या है, 2 है। अब मैट्रिक्स में हम सप्लाई और डिमांड को इंक्लूड नहीं करेंगे, ये बीच की मैट्रिक्स है, यानी जो कॉस्ट है वो मैट्रिक्स है। इसमें फर्स्ट एलिमेंट हमारे पास क्या, 2 है, इसे कॉस्ट मैट्रिक्स भी कह सकते हैं। अब देखो इस 2 का मीन्स क्या, अब यहाँ पर इस एलिमेंट को लेने का मीन्स ये है हमारे पास कि D1 की डिमांड 7 की है, D1 O1 के पास जाता है, लेकिन O1 की जो सप्लाई है वो 5 की है। मैं रिपीट कर दूँ इस स्टेप को, D1 की डिमांड 7 की है, वो किसके पास जाता है, इस एलिमेंट को लेने का मीन्स D1 O1 के पास गया, O1 की सप्लाई कितनी है, 5 की है। अब उसकी डिमांड 7 की, सप्लाई 5 की है, तो D1 अपनी डिमांड कंप्लीट तो नहीं कर सकता ना, क्योंकि वो O1 के पास जाएगा, O1 के पास 7 की डिमांड कंप्लीट नहीं हो रही, वहां से 5 की सप्लाई हो रही है। तो जो D1 है वो अपनी 5 की सप्लाई को कंप्लीट करता है, यानी वो उसकी डिमांड 7 की थी, उसने 5 की डिमांड अपनी कंप्लीट कर ली। अब 5 की डिमांड कंप्लीट करने का मीन्स अगर D1 O1 के पास गया तो O1 के पास, जैसे मैंने आपको पैकेट्स का एग्जांपल दिया था, O1 के पास अगर 5 पैकेट है तो 5 के 5 पैकेट D1 ने ले लिए, तो O1 जो है वो D2 और D3 को कोई सप्लाई नहीं कर सकता, क्योंकि उसके पास 5 पैकेट थे, 5 के 5 सप्लाई उसने D1 को कर दी। इट मीन्स O1 अब न तो D2 को कोई सप्लाई कर सकता है और न ही D3 को कोई सप्लाई कर सकता है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इस O1 को इस तरह से डॉट से क्रॉस कर देंगे कि O1 की जो डिमांड है वो कंप्लीट हो चुकी है, O1 की जो सप्लाई है वो कंप्लीट हो चुकी है, इस तरह से डॉट कर देंगे। अब देखो D1 की जो डिमांड थी वो 7 की थी, उसने 5 की डिमांड कंप्लीट कर ली, तो D1 की जो डिमांड है वो कितने की रह जाएगी, 2 की रह जाएगी। तो इस तरह से हमने 2 से लिख लिया। आगे समझ में आपको,
मैंने शॉपकीपर का एग्जांपल इसलिए बताया क्योंकि ये सबसे आसान एग्जांपल रहेगा। शॉपकीपर के एग्जांपल से अगर इसे समझे तो D1 एक शॉपकीपर है जो ओवन होलसेलर के पास गया। D1 को 7 पैकेट चाहिए चिप्स के पैकेट जैसे मैंने लिए, लेकिन ओवन के पास 5 ही पैकेट है चिप्स के। तो D1 ओवन से 500 के 500 पैकेट कलेक्ट कर लेगा। अब ओवन के पास 5 ही पैकेट थे तो ओवन D2 और D3 को कुछ भी सप्लाई नहीं कर पाएगा, कोई भी पैकेट सप्लाई नहीं कर पाएगा। लेकिन D1 यानी इस शॉपकीपर D1 शॉपकीपर की डिमांड 7 की थी, 5 की डिमांड कंप्लीट हुई है तो उसकी डिमांड कितने की रहेगी 2 की। तो इसे हम इस तरह से लिखेंगे। ओके क्लियर, आगे समझ। नेक्स्ट देखो, अब हमारे पास ये कैंसिल हो चुकी है रो, हमारे पास 3 रो बची 3 3 1 5 4 7 1 6 2, यानी हमारे पास ये मैट्रिक्स रह गई, ये मैट्रिक्स रहेगी ना हमारे पास। अब इस मैट्रिक्स का फर्स्ट एलिमेंट क्या होगा, हमारे पास 3 होगा। अब मैंने क्या बताया, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल में फर्स्ट एलिमेंट लेना है, तो मैट्रिक्स का फर्स्ट एलिमेंट हमने लिया 3, ठीक है। अब इससे आप इसी टेबल में नहीं बनाओगे, इसके लिए आप फिर से एक नई टेबल बनाओगे। अब हमारे पास क्या था, D1 D2 एंड D3, O1 O2 O3 एंड O4, ओके। ये हमारे पास कंप्लीट हो चुका है 5 2। अब 5 2 कंप्लीट होने का मीन्स क्या है कि यहाँ पर ये खाली रहेगा, यानी इनकी डिमांड कंप्लीट नहीं होगी। 7 और 4 O1 D2 और D3 को कुछ भी सप्लाई नहीं करेगा, तो ये हमने खाली छोड़ दिया। टोटल सप्लाई 5 की थी, यहाँ पर 5 आ गया। 3 3 1 5 4 7 1 6 2, इसे खाली क्यों छोड़ा, समझ गए ना कि O1 D2 और D3 को कोई भी सप्लाई नहीं कर पाएगा। यहाँ पर 7 की डिमांड थी जिसमें से 5 की कंप्लीट होगी तो 2 की रहेगी, 9 18, और यहाँ पर हमारे पास क्या है, ये डैश में, और 8 7 14। अब देखो ये मैट्रिक्स है हमारे पास, इस मैट्रिक्स का पहला एलिमेंट क्या है 3, 3 को इस तरह से ब्रैकेट में कर लिया। अब इसका मीन्स क्या हुआ कि D1 O2 के पास गया, D1 की डिमांड 2 की थी, D1 O2 के पास गया तो O2 के पास 8 की सप्लाई हो रही है। अब 8 की 8 तो ये ले नहीं सकता क्योंकि इसकी डिमांड ही 2 की है, तो ये 8 में से 2 कलेक्ट कर लेगा, चाहे वो पैकेट चिप्स के पैकेट है या जो भी। तो O2 से 2 की सप्लाई D1 ने ले ली, तो D1 की डिमांड देखो कंप्लीट होगी ना। 5 की डिमांड तो उसने O1 से कंप्लीट कर ली, 2 की डिमांड उसने O2 से कंप्लीट कर ली, तो D1 की डिमांड कंप्लीट होगी। तो D1 के ऊपर हम इस तरह से लाइन लगा देंगे, ये कंप्लीट हो गया। अब O2 के पास सप्लाई कितने की थी, 8 की थी, उसमें से उसने 2 की सप्लाई D1 को दे दी, तो O2 के पास सप्लाई कितने की रहेगी, 6 की रहेगी। ओके क्लियर। अब देखो फिर से हम नई मैट्रिक्स बनाएंगे, उस नई मैट्रिक्स में हम इस फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को छोड़ देंगे। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को छोड़ने का मीन्स ये नहीं है कि हमें हर बार फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छोड़नी है, जो डिमांड और सप्लाई कंप्लीट होती जा रही है उसे हम छोड़ते जाएंगे। ओके, अब हमारे पास ये मैट्रिक्स रहेगी। अब मैं इसी मैट्रिक्स में बता रही हूँ, आपको नई मैट्रिक्स बनानी है जिसमें ये दोनों खाली रह जाएंगे। खाली रहने का मीन्स D1 की डिमांड कंप्लीट हो चुकी है तो D1 O3 और O4 के पास नहीं जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास ये मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स का फर्स्ट एलिमेंट क्या है, 3 है, तो हमने 3 को इस तरह से ब्रैकेट में ले लिया। इसका मीन्स क्या हुआ कि D2 O2 के पास गया, D2 की डिमांड 9 की थी, D2 O2 के पास गया तो O2 के पास सप्लाई कितनी की थी, 6 की थी। अब सप्लाई ज़्यादा है तो वो 6 की सप्लाई कंप्लीट कर लेगा, D2 की डिमांड कितनी रह जाएगी, 3 की रह जाएगी। इट मीन्स O2 के पास जितनी जो सप्लाई थी वो कंप्लीट होगी, तो O2 को भी हम इस तरह से डैश में कवर कर देंगे, यानी जो नई मैट्रिक्स बनाएंगे उसमें ये 1 खाली रह जाएगा। O2 के पास टोटल सप्लाई कितने की थी, 8 की थी, जिसमें से उसने 2 की सप्लाई D1 को दे दी और 6 की सप्लाई D2 को कर दी। ठीक है, तो ये कवर हो जाएगा, यानी O2 कंप्लीट हो चुका है। अब हमारे पास मैट्रिक्स कौन सी बची, 4 7 6 2। अब इस मैट्रिक्स का पहला एलिमेंट क्या होगा, 4 होगा, यानी नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल के अकॉर्डिंग। इसका मीन्स क्या हुआ कि D2 O3 के पास गया, D2 की डिमांड 3 की है, अब ये डिमांड 3 की है क्योंकि 6 की डिमांड उसकी कंप्लीट हो चुकी थी। D2 O3 के पास जाएगा, O3 के पास सप्लाई 7 की हो रही है, डिमांड 3 की है, सप्लाई 7 की हो रही है, तो D2 अपनी डिमांड कंप्लीट कर लेगा। D2 की डिमांड कितने की थी, 3 की थी, 3 कंप्लीट कर ली। अब D2 की डिमांड कंप्लीट हो चुकी है, यानी ये कंप्लीट हो चुका।
लेकिन D2 ने O3 से सप्लाई कितने की ली, 3 की। सप्लाई थी कितने की, 7 की। तो उसकी कितने की सप्लाई रह जाएगी, 4 की। ओके, अब देखो 2 ही एलिमेंट रहेंगे मैट्रिक्स में, 7 और 2। इसमें फर्स्ट एलिमेंट कौन सा है, 7, तो 7 को ले लिया। 7 को लेने पर हमारे पास क्या मीन्स क्या है, D3 O3 के पास गया। D3 की डिमांड 18 की है, लेकिन O3 के पास सप्लाई 4 की हो रही है, तो सप्लाई कंप्लीट कर लेगा। ठीक है, इसका मीन्स O3 कंप्लीट हो गया। आ रहा सामने, O3 कंप्लीट हो गया। अब हमारे पास D3 ने की डिमांड थी 18 की, उसने 4 की सप्लाई कंप्लीट कर ली। O3 से 4 की सप्लाई ले ली, यानी उसने अपनी 4 की डिमांड कंप्लीट कर ली। तो इसकी डिमांड कितनी रहेगी, 14 की। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि ये सम 34 होना चाहिए इक्वल, यानी डिमांड और सप्लाई का सम इक्वल होना चाहिए। अब देखो लास्ट में मैट्रिक्स में एक ही एलिमेंट रह गया, डिमांड भी 14 की है, सप्लाई भी 14 की है। अगर ये सम इक्वल नहीं होगा तो यहाँ पर डिमांड अलग आएगी, सप्लाई अलग आएगी, दोनों सेम नहीं होंगे। अब D3 ये हमारे पास क्या रह गया, D3 की डिमांड 14 की रहेगी, O4 की सप्लाई भी 14 की रहेगी। इट मीन्स यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, 14 आ जाएगा। अगर समझ में, अब देखो क्वेश्चन का मीन्स क्या होता है, मिनिमम कॉस्ट निकालना। शॉपकीपर अगर होलसेलर के पास जाता है तो वो अपनी कॉस्ट को मिनिमम रखने की कोशिश करता है, तो हमें भी यहाँ से मिनिमम कॉस्ट फाइंड करनी है। अब मिनिमम कॉस्ट कैसे फाइंड करेंगे, तो देखो मिनिमम कॉस्ट, उससे पहले आपका आंसर सही है या गलत है ये भी चेक कर लेते हैं। अब देखो हमारे पास डिमांड 7 की डिमांड थी, यहाँ पर इसे सम करके देखो, ये हमारे पास क्या आया, 5 और ये 2, 5 और 2 7, 7 की डिमांड कंप्लीट हो रही है। 6 और 3 9 की डिमांड कंप्लीट हो रही है। 4 और 14 18 की डिमांड कंप्लीट हो रही है। इसी तरह सप्लाई चेक करेंगे, 5 2 और 6 8, 3 और 4 7 एंड 14 कंप्लीट है ये। इसके अलावा हमें एक और चीज चेक करनी है, नंबर ऑफ रो प्लस नंबर ऑफ कॉलम -1, ये किसके इक्वल आना चाहिए, जितने हमारे पास आंसर के स्टेप है। आंसर देखो कहाँ का आया, एक तो यहाँ पर आंसर आ रहा है 1 2 3 4 5 6 आ रहा है, तो ये सॉल्यूशन हमेशा 6 के इक्वल होना चाहिए। आगे समझे, देखो नंबर ऑफ रो कितनी है हमारे पास, कितनी रो है, 4। नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं, 3 -1, 4 3 7 7 -1 6। अगर ये दोनों के दोनों आपस में इक्वल है, ये 6 के इक्वल यानी आंसर के स्टेप के इक्वल होना चाहिए। अगर ये हमारे पास इक्वल है, इसे कहते हैं ऑक्यूपाइड सेल। इस वर्ड को जो मैंने आंसर के स्टेप बोला है उसे कहते हैं ऑक्यूपाइड सेल। अगर नंबर ऑफ रो प्लस नंबर ऑफ कॉलम -1 ऑक्यूपाइड सेल के इक्वल है, देन हमारा सॉल्यूशन करेक्ट है। अगर ये इक्वल नहीं है, अगर बाय चांस ये इक्वल ना हो, नॉट इक्वल की कंडीशन आ जाए, तो इस टाइप की प्रॉब्लम को डीजेनरेसी प्रॉब्लम कहते हैं, और उसे हम कैसे करेंगे वो आगे के लेक्चर में करेंगे। ठीक है, मैं रिपीट कर देती हूँ, जो भी सॉल्यूशन आ रहा है यानी जो भी ऑक्यूपाइड सेल आ रहे हैं, समझ गए ना, ऑक्यूपाइड सेल का मीन्स जहाँ जहाँ पर आंसर आ रहा है उनके स्टेप को काउंट करेंगे तो वो ऑक्यूपाइड सेल हो जाएंगे। जो भी ऑक्यूपाइड सेल आ रहे हैं वो इक्वल किसके होने चाहिए, नंबर ऑफ रो प्लस नंबर ऑफ कॉलम -1 के। अगर ये इक्वल है तो हम मिनिमम कॉस्ट फाइंड करेंगे, अगर ये इक्वल नहीं है तो इस टाइप की प्रॉब्लम को डीजेनरेसी की प्रॉब्लम, आपको भ्रष्टता डीजेनरेसी की प्रॉब्लम कहते हैं, और उसे सॉल्व करने के लिए जो भी स्टेप होगा वो हम आगे के लेक्चर में करेंगे। ओके, यहाँ पर देखो इक्वल आ रहा है ना, 4 + 3 7 7 -1 6 इक्वल है, यानी डीजेनरेसी की प्रॉब्लम नहीं है। अब हमें यहाँ से मिनिमम कॉस्ट फाइंड करनी है। अब मिनिमम कॉस्ट किस तरह से फाइंड करते हैं, देखो यहाँ पर 5 आया, यहाँ 2 आ रहा, इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अब मल्टीप्लाई किस लिए किया, इसका भी मैं आपको कारण बता देती हूँ। अब जैसे ही मैंने आपको बताया था ये कॉस्ट लिखी हुई है, अब 5 की सप्लाई कर दी, यानी एक पैकेट की कॉस्ट 2 रुपये है। इसका मीन्स ये हुआ ना कि एक पैकेट की कॉस्ट कितनी है, 2 रुपये, तो 5 पैकेट की कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 10 रुपये, यानी 10 रुपीज। अगर cost of 1 packet is 2 rupees, then cost of 5 packet is 10 rupees हो जाएगी ना, तो मिनिमम कॉस्ट 5 2 10। इसी तरह से प्लस में
2 3 जा 6, यहाँ पर 2 और 3 आ रहा है, 2 3 जा 6। यहाँ पर कॉस्ट 3 की थी, 3 3 की कितनी चीज़ें ली, 6 चीज़ें, तो टोटल कॉस्ट कितनी होगी 18, तो 6 3 जा 18, इन मल्टीप्लाई करते जाओगे, 3 4 जा 12, 4 7 जा 28 एंड 14 2 जा 28। तो मिनिमम कॉस्ट कितनी हुई, इन सबको सम कर लेंगे। देखो 28 28 56 56 और यहाँ पर आ रहा है 66 76 86 96 एंड 6 96 और 6 102। ओके, मिनिमम कॉस्ट कितनी हुई 102 यानी 102। ये नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल से ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये तो था फर्स्ट मेथड, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल। सेकेंड मेथड इसी का है लोएस्ट कॉस्ट एंट्री मेथड। अब मैंने आपको क्या बताया था कि अगर हम नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल से करें या लोएस्ट कॉस्ट एंट्री मेथड से करें या थर्ड मेथड से करें, तो हर मेथड से आंसर अलग अलग होगा। अब मैं आपको इसी क्वेश्चन में सेकंड मेथड बता रही हूँ। क्वेश्चन मैं सेम लूँगी ताकि आपको आंसर में भी पता चले कि आंसर सेम होगा या नहीं होगा। तो इसी मेथड के लिए हम, इसी क्वेश्चन के लिए हम सेकंड मेथड करते हैं। सेकंड मेथड है लोएस्ट कॉस्ट एंट्री मेथड, ये इसे मैट्रिक्स मिनिमा मेथड भी कहते हैं। तो स्टार्ट करते हैं सेकंड मेथड। देखो क्वेश्चन वही है हमारे पास, इसी क्वेश्चन को हम लोएस्ट कॉस्ट एंट्री मेथड से करते हैं। अब लोएस्ट कॉस्ट एंट्री मेथड से करने के लिए, अब मीन्स के इसका लोएस्ट कॉस्ट, ये इसे मैट्रिक्स मिनिमा मेथड भी कहते हैं। इसी मेथड को मैट्रिक्स मिनिमा मेथड भी कहते हैं। दोनों का मीन्स सेम है। लोएस्ट कॉस्ट, कॉस्ट कौन सी है हमारे पास 2 7 4 3 3 1 5 4 7 एंड 1 6 2। अब इनमें से ये कॉस्ट है तो सबसे लोएस्ट कॉस्ट कौन सी हुई 1 की हुई। मान लिया ये रुपीज़ में है तो 2 रुपीज़ 7 रुपीज़, तो सबसे कम कॉस्ट क्या है 1 रुपीज़ है। अगर हम मैट्रिक्स मिनिमा चेक करें तो मैट्रिक्स कौन सी है हमारे पास, अगेन ये जो कॉस्ट ली थी ये मैट्रिक्स है, इसमें सबसे मिनिमम एलिमेंट क्या है 1 है। तो दोनों में से कोई भी नेम हम लिख सकते हैं, लोएस्ट कॉस्ट एंट्री मेथड भी मैट्रिक्स मिनिमा मेथड भी। तो अब देखो इस मेथड से, इसको भी बाय नेम आपको समझ में आ रहा है ना। सबसे पहले हमने जैसे नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल में ये एलिमेंट लिया था, अब हमें इस एलिमेंट को नहीं लेना, हमें इस मैट्रिक्स में जो सबसे मिनिमम एलिमेंट है उसे सिलेक्ट करना है। अब मैट्रिक्स में मिनिमम एलिमेंट 1 है, लेकिन 1 की भी 2 कंडीशन आ रही है, एक यहाँ पर एक यहाँ पर। तो इन दोनों में से हमें किस 1 को सिलेक्ट करना है पहले हम ये चेक करेंगे। अब इस 1 में से हम किसे सिलेक्ट करें, हम दोनों को सिलेक्ट करके चेक करते हैं। मान लिया हमने इस 1 को लिया, इस 1 को सिलेक्ट करने का मीन्स क्या है, D1 O4 के पास जाएगा। D1 की डिमांड 7 की है जबकि O4 की सप्लाई 14 की है, तो D1 की डिमांड कंप्लीट हो जाएगी ना। हमने अभी फर्स्ट मेथड किया था, उस मेथड के अकॉर्डिंग यहाँ पर डिमांड 7 की है, सप्लाई 14 की है। सिंपल वे में बताऊँ, अब मैंने आपको ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम समझा दिया। इन दोनों में जो भी कम वैल्यू होगी वो हमें यहाँ पर लिखनी है। ओके, तो 7 और 14 में से 7 यहाँ पर आ जाएगा, यानी D1 की डिमांड कंप्लीट हो जाएगी। अब अगर हम इस 1 को, मान लिया हमने इस 1 को सिलेक्ट नहीं किया, इस 1 को सिलेक्ट कर लिया, इसका मीन्स क्या हुआ कि D3 O2 के पास गया। D3 की डिमांड 18 की है, O2 की सप्लाई 8 की है। तो डिमांड ज़्यादा की है, सप्लाई कम की है, तो सप्लाई कंप्लीट हो जाएगी, 8 कंप्लीट हो जाएगा। यानी अगर हम इस 1 को सिलेक्ट करते हैं तो इस 1 के साथ 7 आ रहा है, अगर हम इस 1 को सिलेक्ट करते हैं तो 8 आ रहा है। हम जब मिनिमम कॉस्ट निकालते हैं, जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन में अभी निकाली थी, फर्स्ट मेथड में निकाली थी, तो हम क्या करते हैं, जो भी कॉस्ट होती है और सप्लाई, जो भी यहाँ पर ब्रैकेट के बाहर सॉल्यूशन आता है, उन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो अगर हम इस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ सॉल्यूशन 8 आएगा। अगर हम इस 1 के साथ 7 को मल्टीप्लाई करते हैं तो सॉल्यूशन 7 आ रहा है। हमारी मिनिमम कॉस्ट निकालनी होती है। अब एक में सॉल्यूशन 7 आ रहा है, एक 1 को लेने पे 8 आ रहा है। तो मिनिमम कॉस्ट हमें पता है कि जो छोटी वैल्यू होगी उससे लेने पे सॉल्यूशन छोटा होगा, कम होगा। तो हम इन दोनों में जो स्मॉल वैल्यू, जिस 1 से स्मॉल वैल्यू आएगी उस 1 को हम सिलेक्ट कर लेंगे। हमारे पास 7 कहाँ से आ रहा है, इस 1 से आ रहा है, तो हम इस 1 को सिलेक्ट ना करके इस 1 को सिलेक्ट करेंगे। ओके, आगे समझ में क्लियर है। D1 के लिए मैट्रिक्स में सबसे मिनिमम एलिमेंट 1 और 1 है, जो कि 2 स्पेस पे आ रहा है, 2 जगह पे आ रहा है। तो किस 1 को सिलेक्ट करेंगे हम यहाँ पर, इस 1 को। इस 1 के लिए हमारे पास डिमांड 7 की, सप्लाई 14 की, तो डिमांड कंप्लीट हो जाएगी। यानी हम क्या करेंगे, इस तरह से डॉट डॉट लगा लेंगे। वैसे आपको क्या करना है, एक नई मैट्रिक्स बनानी है जिसमें 2 3 5 कट हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखो, अब हमारे पास ये मैट्रिक्स रहेगी। इस मैट्रिक्स में सबसे मिनिमम एलिमेंट कौन सा है, 1 है, तो हम इस 1 को सिलेक्ट कर लेंगे। इस 1 के लिए डिमांड क्या है हमारे पास 18, सप्लाई कितने की है 8 की,
तो सप्लाई कंप्लीट हो जाएगी, यानी यहाँ पर क्या देगा हमारे पास 8 आ जाएगा। अब यहाँ देखो जब हमने यहाँ पर 7 लिखा था यानी डिमांड कंप्लीट की थी, तो O4 की सप्लाई 14 की थी, जिसमें से 7 की सप्लाई कंप्लीट हो चुकी है, तो यहाँ सप्लाई 7 की रह जाएगी। अब यहाँ पर D3 के लिए यहाँ क्या था, 8 की सप्लाई कंप्लीट होगी, डिमांड 18 की थी जिसमें से 8 की डिमांड कंप्लीट हो चुकी है, तो इसकी डिमांड D3 की डिमांड कितने की रह जाएगी, 10 की रह जाएगी। सप्लाई कंप्लीट हो चुकी है तो हम सप्लाई पे इस तरह से डॉट लगा देते हैं, यानी जब नई मैट्रिक्स आप बनाओगे उस नई मैट्रिक्स में इस 3 और 3 को छोड़ दोगे। समझ में आ रहा है ना। नेक्स्ट देखो, क्लियर है ना। नई मैट्रिक्स बनानी है, उस नई मैट्रिक्स में जैसे मैंने पीछे वाले क्वेश्चन में बताया था, तो उस नई मैट्रिक्स में आप इस तरह से लाइन लगा दोगे। नेक्स्ट देखो, अब हमारे पास मैट्रिक्स के एलिमेंट कौन कौन से हैं, 7 4 4 7 6 2। अब इनमें से सबसे छोटा एलिमेंट कौन सा है, 2, जो एक ही प्लेस पे एक ही जगह पे है, तो हम इस 2 को सिलेक्ट कर लेंगे। इस 2 को सिलेक्ट करने का मीन्स क्या हुआ कि इस 2 के लिए डिमांड है 10 की और सप्लाई है 7 की, यानी D3 की डिमांड 10 की, O4 की सप्लाई 7 की, तो सप्लाई कम है, सप्लाई कंप्लीट हो जाएगी। लेकिन डिमांड 10 की थी जिसमें से 7 की डिमांड कंप्लीट हुई है, तो इसकी डिमांड कितने की रह जाएगी, 3 की। सप्लाई कंप्लीट होगी तो हम इस O4 के ऊपर इस तरह से डॉट डॉट कर लेंगे। ओके, फिर से हम नई मैट्रिक्स लें, हमारे पास कौन सी मैट्रिक्स रह जाएगी, 7 4 4 7। मिनिमम एलिमेंट कौन सा है, 4 और 4। इन दोनों में से हमें किससे सिलेक्ट करना है। आप वीडियो को स्टॉप करना और मुझे बताना कि आपने किस 4 को सिलेक्ट किया। इन दोनों 4 में से अगर हम इस 4 को सिलेक्ट करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम इस 4 को सिलेक्ट करते हैं, तो यहाँ पर देखो इस 4 के लिए यानी D2 की डिमांड 9 की, सप्लाई 7 की, तो यहाँ पर 7 आएगा। अगर हम इस 4 को सिलेक्ट करें तो यहाँ पर D3 के लिए डिमांड 3 की, सप्लाई 5 की, तो यहाँ पर 3 आ जाएगा। यहाँ से सॉल्यूशन 12 आ रहा है, यहाँ से 28 आ रहा है, तो मिनिमम सॉल्यूशन यहाँ से आ रहा है, तो हम इस 4 को सिलेक्ट करेंगे। ओके, इस 4 के लिए सॉल्यूशन हमारे पास क्या था, 28, इस 4 के लिए 12, तो मिनिमम एलिमेंट 4 हमने लिया, डिमांड 3 की, सप्लाई 5 की, तो डिमांड कंप्लीट होगी 3 की, सप्लाई कितने की रहेगी, 2 की। अब 3 की डिमांड कंप्लीट है तो ये भी हमारे पास कंप्लीट हो गया। अब मैट्रिक्स में कौन कौन से एलिमेंट रहेंगे हमारे पास, 7 और 4, तो 4 एलिमेंट मिनिमम है, इस एलिमेंट को लिया, डिमांड 9 की, सप्लाई 7 की, तो 7 की सप्लाई कंप्लीट कर ली। 7 की सप्लाई कंप्लीट की तो डिमांड कितने की रह जाएगी, यहाँ पर हमारे पास 2 की। 7 की सप्लाई यानी O3 की सप्लाई कंप्लीट हो रही है, ये कंप्लीट हो गया। अब मैट्रिक्स में एक ही एलिमेंट रह गया 7, इस 7 का मीन्स D2 की डिमांड भी 2 की है और O1 की सप्लाई भी 2 की है, यानी यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। क्लियर। मिनिमम कॉस्ट फाइंड करें, तो मिनिमम कॉस्ट क्या होगी, यहाँ देखो फर्स्ट रो में 2 और 7 यानी 14 मल्टीप्लाई किया, 3 4 जा 12, नेक्स्ट 8 1 जा 8, नेक्स्ट 7 4 जा 28, 7 1 जा 7 एंड 14, 7 एंड 14। अगर हम इन्हें सम करें तो क्या आएगा, 14 14 28 28 28 56 56 और ये 10 1 66 76 76 और 7 83। ओके, अब पहले वाले मेथड से जब हमने किया था तो सॉल्यूशन हमारे पास क्या आया था, 102। सेकंड मेथड से अगर हमने किया तो सॉल्यूशन क्या आ रहा है, 83। दोनों मेथड से हमारे पास आंसर अलग अलग आ रहा है। जब हम थर्ड मेथड करेंगे तो थर्ड मेथड से भी आंसर अलग होगा। ठीक है, अब इसके बाद हम एक और ऑप्टिमाइजेशन टेस्ट करेंगे। हमें क्या पता चलेगा कि एग्जाम में हमें कौन सा मेथड अप्लाई करना है, ऐसा कुछ नहीं पता चलेगा। हम किसी भी मेथड को अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन हमें मिनिमम कॉस्ट फाइंड करनी होगी। तो इसके लिए एक ऑप्टिमाइजेशन टेस्ट किया जाता है, जिसे हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आई होप आज हमने नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल और लोएस्ट कॉस्ट एंट्री मेथड किया, और इन दोनों मेथड में अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में हम थर्ड मेथड करेंगे, वोकल अप्रोक्सीमेशन मेथड। ठीक है, अगर आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि मेरा नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वोकल अप्रोक्सीमेशन मेथड के साथ।